Hello students, Assalamu alaikum. Today we are going to explore about report writing and the first step towards report writing would be to understand about the basic concepts related to the report writing. तो उससे रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ों को आज एक्सप्लोर करेंगे, उसके स्टाइल्स, उसके फॉर्मेट्स, उसकी वर्किंग एंड लेट्स मूव अहेड, लेट्स वर्क इनटू द रिपोर्ट राइटिंग. मूविंग ऑन, हमारा जो सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से रिलेटेड, इट्स अबाउट डिस्क्राइबिंग रिपोर्ट फॉर्मेट्स and to understand the significance of effective headings, what different kind of headings we use there. So let's start with when you're talking about the report formats, there can be different kind of formats. You might have reports that you send as a part of the letter. Then you might also use memos to send out the reports. फिर हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट रिपोर्ट्स होती हैं. मैन्यूस्क्रिप्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं? जो आप जैसे प्रिंट आउट्स निकाल के बाइंडिंग करते हैं, स्पाइरल बाइंडिंग, वो वाली रिपोर्ट्स को हम मैन्यूस्क्रिप्ट रिपोर्ट्स कहते हैं. देन वी ऑल्सो हैव टेम्पलेट्स, रिपोर्ट टेम्पलेट्स, जैसे वन पेजर टेम्पलेट्स होते हैं, कंपनीज के फिक्स्ड फॉर्मेट्स होते हैं कि इसी फॉर्मेट पे हमेशा रिपोर्ट बनेगी. So that can be also a type of report that you might be sending. Then there can be digital format of report. जब आप oral presentations दे रहे होते हैं and you're reporting to a group, तो आपके पास स्लाइड्स होती हैं, उन स्लाइड्स को आप प्रेजेंट कर रहे होते हो अपने ऑडियंस को, एंड दैट इज यूर प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट. तो उसको हम डिजिटल फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट भी कह सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेटर वन. जब आप लेटर रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ शॉर्ट फॉर्मेट. व्हाई डू वी राइट लेटर्स? बिकॉज हमें इसका कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मेंटेन करना है. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, इस वजह से लेटर यूज़ किया जा रहा है. एंड दीज रिपोर्ट्स आर सेंट टू आउटसाइडर्स. जनरली लेटर रिपोर्ट्स आर नॉट फॉर इनसाइड यूज़. आप इसमें बहुत प्रॉपरली अपने सेक्शंस क्रिएट करते हैं, उनमें प्रॉपर हेडिंग्स बनाते हैं. अगर आप यहाँ फॉर्मेट, जो कि आपको यहाँ शॉर्ट स्मॉल वर्जन नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आएगा कि यहाँ हेडिंग्स हैं. We have another heading here. So you can see that, you know, we have headings and we have different paragraphs. Readability का बहुत ख्याल रखा जाता है. वाइट स्पेस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि आपकी जो रिपोर्ट है वो रीडेबल रहे, आपका रीडर आसानी से उसको फॉलो कर पाए, समझ पाए. Some other points related to the tips are कि आप सिंगल स्पेस बॉडी रखेंगे. आपके जो पैराग्राफ्स हैं उनकी स्पेसिंग सिंगल स्पेस्ड होनी चाहिए. ये वर्ड का एक फीचर है. हमने जब हम रिपोर्ट राइटिंग से पहले, बल्कि चैप्टर नंबर 6 जब हम कर रहे थे रिवाइजिंग द कम्युनिकेशन वाला या रिवाइजिंग द राइटिंग वाला, तो उसमें हमने एक्सप्लोर किया था कि वर्ड के अंदर स्पेसिंग ऑप्शन होता है. कहीं कहीं हम डबल स्पेसिंग डालते हैं, कहीं सिंगल स्पेसिंग डालते हैं, बट इन रिपोर्ट्स वी कीप द सिंगल स्पेसिंग. देन डबल स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स. जैसे अगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि देयर इज अ गैप बिटवीन द पैराग्राफ एंड द हेडिंग, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन हेडिंग एंड द पैराग्राफ अगेन. देन यहाँ दो पैराग्राफ्स के बीच में थोड़ा गैप आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऐड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ. तो आप वो फीचर एक्टिवेट करेंगे वर्ड के अंदर जब आप लेटर रिपोर्ट लिख रहे होंगे. You leave one or two blank lines above each heading. It's all about what we just discussed here, leaving space before the heading and after the heading. Then we also create the margins. हमारे जो साइड मार्जिन हैं, यहाँ पे जो हमारे पास एरिया आ रहा है, इसको हम साइड मार्जिन कहते हैं. एंड वी कीप अ साइड मार्जिन ऑफ अराउंड 1 इंच. ये नॉर्मल प्रैक्टिस है. अगर आप मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिख रहे होंगे तो मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर भी आपके पास 1-1.5 इंच का मार्जिन आपको छोड़ना होगा. मैन्यूस्क्रिप्ट में आप थोड़ा और चेंजेस भी होती हैं, वो भी हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज अ नॉर्मल रूटीन. 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल द साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, आप हर जगह मार्जिन छोड़ते हैं. फिर हमारे पास आ जाएगा सेकेंड पेज हेडिंग इफ नेसेसरी. ना अगर आप सेकेंड पेज ऐड करें तो मेक श्योर वो नेसेसरी हो आपके लिए.
और अगर आप वो ऐड कर रहे हैं तो मेक श्योर आप जो सेकंड पेज है उसको ऑर्फन पेज ना बनाएं, उस पेज को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दें। उस पेज पे पेज नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, और जिस बंदे को आप ये लिख रहे हैं, whoever is the reader name should also be there on that second page. मूविंग ऑन, हमारे पास अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मेमो फॉर्मेट। ना मेमो फॉर्मेट में क्या होता है कि आपका फॉर्मेट, आपका जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो मेमो है, यानी कि आपकी रिपोर्ट मेमो के अंदर, मेमो का पार्ट बन के जा रही है। जनरली मेमोज कहाँ यूज होते हैं? डू यू रिमेंबर दैट? Memos are generally used for internal communication. We use this format for short, 10 or fewer pages informal reports within the organization. आप देखें, it's mentioning here within the organization. So it means it is for internal communication. ठीक है? So keep it in mind that whenever you're writing a memo report, it is generally for internal communication. Then again, it's the universal rule, margin wala, 1.5 1.25 inch wala margin आपका 4 sides पे होगा. Then you sign your initial on from line. अगर आप यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे जो फ्रॉम वाला जो वर्डिंग लिखी है उसके आगे एक इनिशियल हुआ हुआ है, एक सिग्नेचर हुआ हुआ है, दैट इज टू ऑथराइज। मेमोज में साइन नीचे नहीं हुआ करता, मेमो में साइन फ्रॉम के बराबर में एक हैंड रिटन इनिशियल के साथ होता है। देन कंसिडर अटैचिंग द मेमो टू अ कवर ईमेल फॉर डिलीवरी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मेमो भेज रहे होते हैं स्टाफ को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, तो आप उन्हें एक ईमेल से अनाउंस कर देते हैं कि भाई आपको एक प्री प्रिंटेड मेमो मिल जाएगा, अगर आप फिजिकल फॉर्म में मेमो दे रहे होते हैं। नहीं तो मेमो को स्कैन करके अटैच कर दिया जाता है ईमेल के साथ। ऑलराइट, इंटरनल ऑर्डर्स एंड इंटरनल रिपोर्ट्स के नाम से इनको अटैच किया जाता है। ओके, ना ईमेल के अंदर आपका अगर ईमेल जा रहा है, उसके अंदर आप जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको थोड़ा शॉर्टर फॉर्मेट्स में या शॉर्टर पैराग्राफ्स में आप लिख देते हैं, और आप यू ग्रुप देम इनटू द पैराग्राफ्स। ईमेल के अंदर बहुत दफ़ा टेंडेंसी होती है कि हम एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिखते हैं, but we must always avoid that, because if you're writing everything just in as a form of one paragraph, तो आपके reader को उसको समझने में trouble आ सकती है, which we don't want. We want the reader to understand completely what we have written, so we divide that into smaller paragraphs. Smaller paragraphs में अपनी report को लिखते हैं और वो उसको भेजते हैं. Now we use the concise headings again, like what we did in the letter format. ईमेल फॉर्मेट में भी जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनकी हेडिंग्स क्रिएट किए जाती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में क्या होता है कि आपके पास जो फॉर्मेट होता है वो या तो पीडीएफ होता है या पीपीटी होता है। Now some reports are animated and may be hyperlinked to other content. मतलब जैसे आपकी animated का मतलब ये कि जैसे भी अगर आप देखें तो ये जो कंटेंट है मेरा 1 by 1 एक एक क्लिक के ऊपर एक सेंटेंस अपेयर हो रहा है, इसको हम एनिमेशन कहते हैं। So this is something very common in the digital reports. Slide presentation can be converted into a video. That's exactly what I'm going to do after I record this voiceover this on this slide here. मैं अपनी slide show को as a video tape record कर लूँगी और आपके साथ share करूँगी। Now, slide decks are condensed, image-rich format, not intended for verbal delivery. अगर ये in presence आप नहीं कर रहे, आप इसे वीडियो की तरह सेव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट मीन समबडी इज गोइंग टू सी इट एट देयर टाइम ऑफ लेजर, और वो इन पर्सन प्रेजेंटेशन नहीं होगी। इफेक्टिव रिपोर्ट हेडिंग्स की बात हो रही है कि हेडिंग्स को हमें कैसे क्रिएट करना चाहिए।
जो भी आप हेडिंग्स बनाएं वो शॉर्ट एंड क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बड़ी बड़ी एक लंबी लाइन लिखी हुई है, लंबा सा सेंटेंस लिखा हुआ है, वो आपकी हेडिंग है। हेडिंग की आइडियल लेंथ जो होती है वो बिलो 4 वर्ड्स होती है, लेस देन 4 वर्ड्स। तो मेक श्योर कि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो लेंथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, दे आर समथिंग लेस देन 4 वर्ड्स। ठीक है, मूविंग ऑन, experiment with wording that tell who, what, when, where, why and how. आपकी हेडिंग को बेसिकली अपने रीडर को बताना चाहिए कि जो पैराग्राफ के अंदर कंटेंट है वो किस तरह का है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। या अगर कोई मेथड की बात हुई है तो इट शुड एड्रेस दैट हाउ एज वेल। बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए हेडिंग को अपने रीडर को। आपकी जो रिपोर्ट है बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट 3 है, इट्स मोर अबाउट द पैराग्राफ देन अबाउट द हेडिंग। आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो इतने लंबे नहीं होने चाहिए कि वो एक हेडिंग के अंदर चलते चले जा रहा है और कंटिन्यू हुए चले जा रहा है। आपके एटलीस्ट एक पेज पे 2 पैराग्राफ्स आने चाहिए, कम से कम मैक्सिमम लेंथ आपकी इतनी हो, और फिर आपके हर पैराग्राफ के अंदर एक हेडिंग आनी चाहिए। सो द मिनिमम 1 पेज कैन हैव इज 1 हेडिंग। On a minimum note, you must have at least 1 heading on each page that you are giving to your reader. Another point is that create these headings that are parallel. You remember we worked on parallelism in our chapter 6, जहाँ पे हमने points को parallel बनाया था. I would recommend at this point कि आप chapter 6 पे वापस जाएं और parallelism को ज़रा दोबारा review करें. हम ये काम वहाँ पे कर चुके हैं, so I would not want to take your time from here. I would just want you to go back and review the parallelism over there. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं अपनी हेडिंग्स में वही सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू होते रहना चाहिए। अगर आपकी हेडिंग्स नाउन फ्रेजेस हैं तो सारी हेडिंग्स नाउन फ्रेजेस के जैसी हों। अगर आपकी हेडिंग्स सारी क्वेश्चन के जैसी हैं तो सारी हेडिंग्स को क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। अगर आपकी हेडिंग्स आपने वर्ब्स के फॉर्म में रखी हुई हैं तो आप सारी हेडिंग्स को वर्ब की फॉर्म में रखें to make headings parallel. Now, another important point is that you must create hierarchy of the headings. मतलब जैसे हमारे पास अगर आप नॉर्मल भी हैंड रिटन भी अपने पेपर्स वगैरह लिख रहे होते हैं ना, तो एक होती है मेन हेडिंग होती है, फिर उसके अंदर सब हेडिंग होती है। तो यहाँ हमें ये एडवाइज कर रही है ये पॉइंट कि जो आपकी हेडिंग्स हो वो प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड हो, कि हर दफ़ा आपकी जब हेडिंग लेवल 1 आ रही है तो उसका फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल सब एक जैसा होना चाहिए व्हेन एवर इट्स रिपीटिंग ऑन द अदर पेजेस। आपने प्रॉपरली डिसाइड किया हुआ हो कि आपका हेडिंग लेवल 2 का स्टाइल क्या होगा, हेडिंग लेवल 3 का स्टाइल क्या होगा। सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ये काम करना इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप वर्ड में उनका सेट स्टाइल्स यूज़ करें। अगर आप वर्ड के स्टाइल्स के थ्रू अपनी हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 सेट करें तो डॉक्यूमेंट चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आपकी हेडिंग्स यूनिफॉर्म ही रहती हैं। So it's always advisable to use word features while making your reports. This is last but not the least, do not use more than 3 heading levels. जैसे कि हम अगर एक मेन हेडिंग बना रहे हैं, फिर उसकी सब हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, तो इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना चाहिए। 3 लेवल से ज़्यादा नहीं जाएं, वो आपके रीडर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। So this is all about the headings of the report. उसके बारे में जो भी आपको suggestions थे, these were here. यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसका एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप देखें ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग है ये सेंट्रलाइज्ड है, इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग से बड़ा है।
सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग सेंट्रलाइज नहीं है, इस तरह बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकेंड लेवल है। इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा छोटा है। इफ यू लुक एट द थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग, तो ये विद इन द सेंटेंस आ रही है, इट्स नॉट अ सेपरेट सेंटेंस। तो इस तरह आपने डिस्टिंग्विश किया हुआ है डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स के अंदर। सी दे आर गिविंग यू द डिटेल्स हियर कि ये 12 पॉइंट्स है, ये 11 पॉइंट्स है, एंड यहाँ पे आपके पास ये देखें distance between spaces between the title, the first level heading and so on. इन्होंने यहाँ क्लियरली बताया है कि जब जब कभी भी फर्स्ट लेवल हेडिंग स्टार्ट हो रही होगी तो उससे पहले 2 स्पेसेस एंटर हुए हुए होंगे, और जहाँ कहीं भी आपकी हेडिंग लेवल 2 स्टार्ट हो रही होगी वहाँ पे भी 2 ब्लैंक स्पेसेस एंटर्ड हो रहे होंगे। नाउ हेडिंग की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ हेडिंग्स को हम कहते हैं फंक्शनल हेडिंग्स और कुछ को हम कहते हैं टॉकिंग हेडिंग्स। फंक्शनल हेडिंग्स क्या होती हैं? जैसे कि आप एग्जीक्यूटिव समरी, इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, डिस्कशन एंड रिकमेंडेशन, ये चीज़ें अगर आप हेडिंग्स बनाएं तो वी वुड कॉल देम फंक्शनल हेडिंग्स। Why functional? Because they always remain the same और वो हमेशा एक ही तरह का फंक्शन या रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर हम टॉकिंग हेडिंग्स की बात करें तो दे फोकस मोर ऑन द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। अगर आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख रहे हैं और उसके अंदर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द बेस्ट बिजनेस लैपटॉप मनी कैन बाय, तो आपके आपके जो कंटेंट है उसको समराइज करके यहाँ पे एक हेडिंग बना दिया गया है। इफ यू लुक एट दिस हेडिंग हियर, टैबलेट कंप्यूटर्स डिस्प्लेस नोटबुक्स, इसका मतलब है इस पैराग्राफ के अंदर आप ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो टैबलेट कंप्यूटर्स हैं उन्होंने नोटबुक्स को रिप्लेस कर दिया है, उनकी वजह से नोटबुक्स की डिमांड कम होती जा रही है। Now, texting the new smoking gun. Now, texting the new smoking gun का मतलब ये कि अब इस पैराग्राफ में आप ये लिख रहे हैं कि ये जो टेक्सटिंग होती है ना व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक मैसेंजर के ऊपर, ये एक और एडेड डेंजर है। मतलब फ्यूचर में ये भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकता है इस एरिया के अंदर। Now, what's new in social media? Definitely it means you are going to talk about the new features that social media is offering you. तो यहाँ पे हम टिपिकल हेडिंग देने के बजाय कि हम यहाँ लिखते डिस्कशन, एग्जीक्यूटिव समरी या जो भी कुछ, हमने इनको रिप्लेस कर दिया उस कंटेंट से जो कि इस हेडिंग के अंदर आने वाला था। इंट्रोडक्शन को रिप्लेस कर दिया इस वाली हेडिंग से, फाइंडिंग को रिप्लेस कर दिया टेक्सटिंग द न्यू स्मोकिंग गन, डिस्कशन को हमने रिप्लेस कर दिया। If you look at this point here कि डिस्कशन को हमने रिप्लेस किया है व्हाट्स द न्यू ऑन सोशल मीडिया। तो यू कैन सी द कंपैरिजन। functional headings are very plain, they are very bland, but the talking headings are very rich, they communicate a lot about what the content is. इसके बाद हमारे पास एक बड़े मजे की चीज आती है, दैट्स व्हाट वी कॉल कॉम्बिनेशन हेडिंग। कॉम्बिनेशन हेडिंग का मतलब ये होता है कि आप इसमें फंक्शनल और टॉकिंग हेडिंग्स दोनों को ऐड कर देते हैं। बैकग्राउंड है हाउ पीपल वांट, तो इसका मतलब है ये बैकग्राउंड हमें ये एक्सप्लेन करेगा कि एप्पल ने इस मार्केट को कैसे विन कर लिया। देन वी हैव पर्सनल द सेवी वर्कफोर्स, मतलब आपकी कितनी ज़बरदस्त वर्कफोर्स थी, ये आपकी पर्सनल के बारे में इंफॉर्मेशन है। देन वी हैव प्रोडक्शन कॉस्ट, द इन्वेस्टमेंट इज पेइंग ऑफ, इसका मतलब आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सप्लेन करेंगे लेकिन आप साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरह ये इन्वेस्टमेंट एक अच्छा डिसीजन था। तो योर रीडर गेट्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, मतलब उसको टिपिकल हेडिंग्स भी नज़र आ रही होती हैं, तो वो जो कंफर्ट लेवल होता है ना आपका कि हाँ ये चीज़ को मैं जानता हूँ, उसका मतलब है अब हम कहाँ पे हैं रिपोर्ट में, उसको वो एडवांटेज भी मिल रहा होता है और साथ साथ उसको ये भी पता चल रहा होता है कि ये जो पैराग्राफ्स हैं जिनमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, वो पैराग्राफ्स उनमें कंटेंट क्या है। सो इट्स लाइक गिविंग योर रीडर बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। एक बहुत अच्छी टेक्निक